तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज गाइस। तो ये हमारा आई थिंक पावर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। तो 35 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाके देखिए। और सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको डबल ई के मेरे हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स चाहिए या कुछ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए हर सब्जेक्ट्स के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एक केबल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं केबल वाला, वहां से आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्या बोला जा रहा है कि द इंटरफेस कैपेसिटेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंडक्टर इज 0.2 माइक्रोफैरेड। इंटरफेस कैपेसिटेंस जो है वो 0.2 माइक्रोफैरेड आपको दिया गया है। यानी कि मान लेते हैं C1 हमारा है इंटरफेस कैपेसिटेंस, फेस टू फेस इंटरफेस कैपेसिटेंस हमारा C1 है और ये हमें दिया गया है 0.2 माइक्रोफैरेड। आगे क्या बोला जा रहा है कि द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लाइन एंड सीथ इज 0.4 फैरेड। हर कंडक्टर और सीथ के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो 0.4 माइक्रोफैरेड है। तो इसे मान लेते हैं हम C2 दिया गया है हमें 0.4 माइक्रोफैरेड। आपसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द चार्जिंग करंट पर फेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको चार्जिंग करंट पर फेज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो केबल का डायग्राम है कैपेसिटेंस वाला, वो मैंने कैसे बताया था। ये हमारा केबल हो गया, उसमें तीन कंडक्टर्स हैं, थ्री फेज केबल है, वन टू सॉरी देखिए, पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर और ये तीसरा कंडक्टर। थ्री फेज केबल हमारी हो गई। अब फेस टू फेस कंडक्टर इंटरफेस कैपेसिटेंस मान लेते हैं हमारा ये है, राइट। कंडक्टर से कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो हमें दिया गया है C1 दैट इज 0.2 माइक्रोफैरेड। तो ये भी हो जाएगा 0.2 माइक्रोफैरेड, ये भी हो जाएगा 0.2 माइक्रोफैरेड। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि कंडक्टर से सीथ के बीच का, यहां बाहर कहीं सीथ होगी, ये मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हो वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सीथ से कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, वो C2 है। तो C2 हमें कितना दिया गया है 0.4 माइक्रोफैरेड, 0.4 माइक्रोफैरेड और ये हमारा दिया गया है 0.4 माइक्रोफैरेड। यहां तक आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हमने टोटल फेज कैपेसिटेंस निकाला था, याद करिए अगर आपने थ्योरी क्लासेस देखी होगी तो टोटल फेज कैपेसिटेंस निकाला था। हमें सबसे पहले निकालना क्या है वो देख लीजिए। फाइंड द चार्जिंग करंट पर फेज। चार्जिंग करंट होता क्या है, चार्जिंग करंट है तो एक तरह की करंट ही। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस। तो फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस दैट इज एक्सी। तो एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा वी फेज सी फेज ओमेगा। तो चार्जिंग करंट की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई वी फेज सी फेज ओमेगा। फेज वोल्टेज तो हमें दिया गया है, राइट। फेज वोल्टेज हमें दिया गया है 11 केवी। सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, क्वेश्चन में जो फेज वोल्टेज है वो हमें दिया गया है 11 केवी की केबल है। तो फेज वोल्टेज हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज दी गई है। तो हमें निकालना क्या है कुल मिला के, फेज, टोटल फेज कैपेसिटेंस। तो टोटल फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, सी फेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटरफेस कैपेसिटेंस C1 प्लस
C2, ये हमने C फेज का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन अब। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई C फेज दिया गया है 0.2 प्लस C2 दिया गया है 0.4, तो हमें C फेज यहां से कितना मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो अब आप यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाल सकते हैं हम। चलिए, चार्जिंग करंट कितना आ जाएगा, चार्जिंग करंट हमें पर फेज में चाहिए, बट जो क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन होता है वो बाय डिफॉल्ट लाइन में होता है। सो 11 kV लाइन दिया गया है, तो फेज में क्या हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई C phase capacitance per phase 1 into 10⁻⁻6 into omega 2 pi f 2 into 3.14 into 50, तो चार्जिंग करंट आपकी आ गई 2 एम्पियर अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू स्ट्रिंग आर शोन इन बिलो फिगर। मतलब हमें एक फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से, ये हमारा टॉवर है जो कि ग्राउंडेड होता है, आपको पता है। दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सिस्टम में हमारे पास, तो एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, यहाँ पे हमारा है कंडक्टर। ये मैंने थियोरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे एक कैपेसिटर बनेगा, तो ये जो हमारा फिगर है उसमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ये C है, ये C है, ये C डैश है, यहाँ का वोल्टेज है V1, यहाँ का वोल्टेज है V2, और हमें C डैश दिया गया है 1/8 इंटू C। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम हमें पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर दें V1 प्लस V2, तो ये जो वोल्टेज हमें टोटल मिलेगा ये हमारा होगा फेज वोल्टेज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हमें अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज तो हम निकाल लेंगे अगर एक बार हमें फेज वोल्टेज मिल गया। और फेज वोल्टेज क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, फेज वोल्टेज हमें दिया गया है V1 प्लस V2, राइट। तो V1 और V2 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें फेज वोल्टेज मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे V1 और V2, तो V1 का जो फॉर्मूला है V2 का फॉर्मूला वो मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके दिया हुआ है अपने थ्योरी क्लासेस में। सो V2 इज इक्वल टू क्या होता है V1 1 प्लस M। M क्या होता है C डैश अपॉन C का रेशियो, यानी कि शंट अपॉन जो ये C है इसका रेशियो। सो C डैश अपॉन C क्या है 1/8। तो क्या हमें यहां से V1 की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन 1 प्लस M। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें V2 और M की वैल्यू पता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच यूनिट कैन विथस्टैंड शुड नॉट एक्सीड 17.5 kV। मतलब जो हर कैपेसिटेंस है वो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज झेल सकता है 17.5 kV का। और हम जानते हैं कि कंडक्टर के पास वाला जो कैपेसिटेंस है उसका वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ये हमारा कंडक्टर है। तो कंडक्टर के पास वाला वोल्टेज यानी कि V2 हमेशा मैक्सिमम होता है, तो V2 की वैल्यू 17.5 kV गिवन है। सो V1 इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M। M हमें कितना दिया गया 1/8। सो V1 हमें कितना मिल गया यहाँ से 15.55 kV। V1 की वैल्यू हमें मिल गई 15.55 kV। तो अब हम बताइए क्या V2 निकाल सकते हैं, V2 तो हमें ऑलरेडी पता है, V1 ऑलरेडी पता है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकाल लेंगे फेज वोल्टेज, आसान है। V1 हमने निकाला 15.55 प्लस V2 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 17.5, तो फेज वोल्टेज हो गया 33.05 kV।
बट क्या हमें क्वेश्चन में फेज वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है? ये आपको ऑप्शन में पक्का दिया गया होगा, बट ध्यान रखिए हमेशा पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि आपको फेज में पूछा गया है या लाइन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे लाइन टू लाइन पूछा जा रहा है। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू 33.05 kV। सो लाइन वोल्टेज हमें मिल गया 57.25 kV। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, राइट? यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा केबल से ही रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है कि द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय अ केबल विथ 3 कोर्स एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मेटल शीथ। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इतना जो पार्ट है वो बेकार में दिया गया है कि हमें पता है कि 3 फेज केबल में 3 कोर होंगे और एक शीथ लगी होगी। ये तो सभी केबल्स में हमने पढ़ा हुआ है, तो इतना क्वेश्चन में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। अब बोला जा रहा है कि जब हम इस केबल को 100 केवी और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अब यहां से आपको पता चल गया कि एक 3 फेज केबल है। जब हमने उसको 100 केवी के वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्ट किया, अब आगे क्या बोला जा रहा है? द कैपेसिटेंस बिटवीन टू कोर विथ थर्ड कोर इज कनेक्टेड टू शीथ। थर्ड कोर इज कनेक्टेड टू शीथ यानी कि थर्ड कोर is shorted to sheath। ये कंडीशन मैंने पढ़ाई है आपको। अगर हमने थर्ड कोर को शीथ से शॉर्ट कर दिया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिलता है वो दिया गया है हमें कितना? 3.7 माइक्रोफैरेड। तो सी इक्विवेलेंट हमें दिया गया है 3.7 माइक्रोफैरेड। आपसे पूछा गया है कि चार्जिंग करंट कितना ड्रॉ करेगी। पहले ही लाइन में क्या बोला गया है? द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय केबल हमें निकालना है। तो हम पहले से ही जानते हैं चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय केबल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? V फेज C फेज ओमेगा। यही तो होता है चार्जिंग करंट का फॉर्मूला। तो क्या हमें यहां से V फेज पता है? पता है, वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा भी पता है, हमें सी फेज निकालना है। तो अब ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि सी इक्विवेलेंट हमें दिया गया तो वही सी फेज रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सी इक्विवेलेंट उस समय की कंडीशन है जब हमने एक कोर को शीथ से शॉर्ट कर दिया और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं दो कोर और उस शॉर्टेड कैपेसिटेंस के बीच में, सॉरी दो कोर्स के बीच में। देखिए एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया, एक कैपेसिटर को हमने शीथ से शॉर्ट कर दिया। तो जो बाकी दो बचे कैपेसिटर्स हैं, बाकी जो बचे कोर्स हैं, ये दोनों, ये वाले और ये वाले, इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया गया है। तो इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम वापस क्वेश्चन पे। तो देखिए सी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, जब हमने एक कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो बाकी जो बटे कोर्स हैं उनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने आपको निकलवाया है। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 3 कोर टू कोर कैपेसिटेंस प्लस कोर टू शीथ कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला मैंने बताया है। एक फॉर्मूला और मैंने आपको निकलवाया था सी फेज का। सी फेज का वो क्या था? 3 टाइम्स ऑफ C1, याद करिए, कोर टू कोर कैपेसिटेंस यानी कि CC प्लस कोर टू शीथ कैपेसिटेंस। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इस पूरे C फेज को इसमें पुट कर सकते हैं। कितना मिल जाएगा हमें? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 C फेज, राइट? हमें C फेज ही तो चाहिए था। तो C फेज दोस्तों कितना मिल जाएगा हमें? सी फेज हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट तो हमें दिया गया है 3.7 माइक्रोफैरेड। तो 2 इंटू 3.7, सो सी फेज हमें मिल जाएगा 7.4 माइक्रोफैरेड। तो फेज कैपेसिटेंस भी हमें मिल गया 7.4 माइक्रोफैरेड। अब आप चार्जिंग करंट आराम से निकाल सकते हो।
तो अब ये चार्जिंग करंट का फॉर्मूला है। आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। पर ध्यान रखिएगा, ये जो वी फेज है इसको डायरेक्ट 100 केवी मत रख दीजिएगा। मैंने क्या बताया है कि क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज है वो बाय डिफॉल्ट लाइन में होता है, अगर आपको दिया ना गया हो कि ये फेज में है तो 100 केवी लाइन में है, बट यहाँ पे फेज वैल्यू रखनी है। तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होगी। सारी वैल्यूज आपको पता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द बस बार ऑफ ईच ऑफ द टू अल्टरनेटर ऑफ 15% रिएक्टेंस। बोला जा रहा है कि हमारे पास दो अल्टरनेटर हैं और हर अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वो 15% है। आगे क्या बोला जा रहा है, ईच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ टाई बार रिएक्टर्स ऑफ 15% ईच। अब वो जो दोनों अल्टरनेटर्स हैं उसको हमने 15% के एक रिएक्टर से, 15% 15-15 का दोनों रिएक्टर होगा उससे टाई किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस टू फॉल्ट करंट ऑफ अ 3 फेज फॉल्ट इन एन अल्टरनेटर बस इज। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हमारे पास दो अल्टरनेटर्स हैं। ये है अल्टरनेटर 1, ये है अल्टरनेटर 2। इस अल्टरनेटर 1 का जो रिएक्टेंस है वो दिया गया है 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 0.15 पर यूनिट, राइट। और दूसरा अल्टरनेटर भी इतने का ही है, सो 0.15 पर यूनिट। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों को हमने जोड़ा हुआ है अलग अलग टाई बार रिएक्टर से 15% ईच। तो ये जनरेटर 1 का टाई बार रिएक्टर हो गया, ये जनरेटर 2 का टाई बार रिएक्टर हो गया। इनका भी रिएक्टेंस कितना दिया जा रहा है, 15%। सो 0.15 पर यूनिट, ये भी है 0.15 पर यूनिट। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर फॉल्ट आ जाता है किसी भी एक अल्टरनेटर बस पे, राइट, तो ये हमारी पहली अल्टरनेटर की बस है, ये हमारी दूसरी अल्टरनेटर की बस है। तो मान लेते हैं दूसरी अल्टरनेटर बस पे हमारा फॉल्ट आ गया। तो इस फॉल्ट से अगर हम टोटल इक्विवेलेंट इंपीडेंस देखेंगे तो हमें कितना इंपीडेंस दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, इसका हम फर्दर डायग्राम बनाते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक अल्टरनेटर है, इसका रिएक्टर है 0.15 पर यूनिट, ये 0.15 पर यूनिट पहला टाई बार का रिएक्टेंस, ये भी है 0.15 पर यूनिट दूसरे टाई बार का रिएक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस है नॉट रेजिस्टेंस। ये दूसरा अल्टरनेटर है और ये दोनों कनेक्टेड है। तो ये भी हमें दिया गया है 0.15 पर यूनिट। मैंने क्या बताया, हमने क्या एज्यूम किया कि जो फॉल्ट है वो बस 2 पे आया है, मतलब यहां कहीं फॉल्ट आया है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, थेवेनिन्स इंपीडेंस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ओपन कर देना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड, यानी जनरेटर को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरह से। फॉल्ट यहाँ पे आया है तो यहाँ से हमें ZTH निकालना है। यहाँ पे एक रिएक्टेंस है जनरेटर 2 वाला, आप निकाल सकते हो आराम से 0.15 0.15 0.15 0.15। तो ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे सीरीज में,
यानी कि 0.45 और ये 0.45 पैरेलल में आ गया 0.15 के। तो यहाँ पे ZTH हमें कितना मिल जाएगा? ZTH हमें मिल जाएगा 0.45 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करिए 0.6, तो हमें मिल जाएगा 11.25%। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर यूनिट से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी सर्किट का जो पर यूनिट इंपीडेंस है वो दिया गया है 0.15। अगर हमने बेस केवी और बेस एमवीए को हाफ कर दिया तो नया पर यूनिट इंपीडेंस क्या बनेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने क्या डिराइव कराया है? पर यूनिट इंपीडेंस न्यू इज इक्वल टू पर यूनिट इंपीडेंस ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू अपॉन MVA old multiplied by KV old अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। ओल्ड इंपीडेंस हमें दिया गया है 0.15, नया हमसे पूछा जा रहा है। ओल्ड MVA, मान लेते हैं कि जो पुराना MVA है वो था MVA ओल्ड, तो नया MVA हमने हाफ कर दिया MVA ओल्ड का, तो MVA ओल्ड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई KV ओल्ड हमारा इतना था, KV न्यू हमने हाफ कर दिया, सो 2 टाइम्स ऑफ KV ओल्ड का स्क्वायर। कैंसिल आउट करिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है 0.15 इंटू 2, तो इट विल गिव अस 0.3। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉल्ट से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है कि एक अल्टरनेटर है जिसकी MVA रेटिंग है 125 MVA, वोल्टेज रेटिंग है 15.5 kV, 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। X1 हमें दिया गया है, X2 दिया गया है, X0 दिया गया है और Xn दिया गया है। बोला जा रहा है फाइंड द फॉल्ट करंट फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट करंट कितना होगा? तो हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट द फॉल्ट करंट इज इक्वल टू 3 E पर यूनिट डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3Zn। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, X दिया गया है, तो Z ही हमारा क्या होगा X, सो 3 पर यूनिट E पर यूनिट क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 Z1 यानी कि 0.1 प्लस Z2 0.05 प्लस 0.01 प्लस 3 इंटू 0.01। तो ये हमें जो फॉल्ट करंट मिली है वो मिली है 15.789 पर यूनिट। अब क्वेश्चन में या फिर जो ऑप्शन है आपको जो दिया गया है वो केवी में पूछा जा सकता है, पर यूनिट में भी पूछा जा सकता है और केवी में भी पूछा जा सकता है। तो केवी में कैसे निकालेंगे? तो जब कभी भी हम पर यूनिट वैल्यू को उसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्चुअल करंट पता चल जाती है। तो हमें एक्चुअल फॉल्ट करंट निकालना है, ना कि पर यूनिट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले बेस करंट। बेस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? MVA रेटिंग डिवाइडेड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज। तो MVA रेटिंग हमें दी गई है 125 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज हमें कितना दिया गया है 15.5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हमारी जो बेस करंट है वो मिल गई 4656.05 एम्पियर।
तो टोटल हमारी जो बेस करंट है 4656.05 एम्पियर है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल फॉल्ट करंट। तो 15.78 इंटू 4656.05 हमें मिल जाएगा 73.52 किलो एम्पियर। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एवरेज ट्रिपल आरवी यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसी भी 132 केवी सर्किट ब्रेकर का दिया गया है 10 केवी पर माइक्रोसेकंड एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.5 लैग, करेक्ट। What is the average triple RV of a circuit breaker if the fault is 0.66 लैग। अगर पावर फैक्टर बदल जाता है तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा अगर सारी कंडीशंस सेम है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 times of active recovery voltage divided by pi root LC। यहाँ पे ARV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और ARV का फॉर्मूला क्या होता है, K1 K2 K3 मैक्सिमम वोल्टेज साइन फाई। मतलब ARV सारी चीजें कांस्टेंट हैं अगर, तो ARV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई, और ARV अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई है तो ट्रिपल आरवी एवरेज भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। सो ट्रिपल आरवी 2 divided by triple RV1 is equal to sin phi 2 upon sin phi 1। ये क्लियर हो गई बात। अब हमें ट्रिपल RV1 तो दिया गया है, ट्रिपल RV2 निकालना है। ट्रिपल RV1 कितना दिया गया है हमें, 10 केवी यानी कि 10 हमें दिया गया है। साइन फाई 1 फाई 1 यहां से कॉस फाई दिया गया है 0.8, तो फाई 1 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.8। बाद में पावर फैक्टर को हमने कितना कर दिया, 0.66 लैग, तो फाई 2 कितना हो गया, कॉस इनवर्स 0.66। तो यहाँ पे ट्रिपल आरवी आप निकाल सकते हो। ट्रिपल आरवी हमें नया कितना मिल गया, जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है, तो ये आएगा 12.5 केवी पर माइक्रोसेकेंड। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है कि ट्रिपल आरवी क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, राइट, एआरवी जिसे हम बोलते हैं, तो आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो इसकी थ्योरी। तो हमने पावर सिस्टम के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 42। हमें करना कितना है, 1000। तो अभी बहुत क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का जो ग्रुप है, बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो लेक्चर को सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो
वो जो वीडियो है वो उसी दिन देख लिया करिए, क्योंकि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, डिले करेंगे, तो वो फिर डिले ही होता चला जाता है। तो उसी दिन का वीडियो उसी दिन हमें देख के जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसकी आप थ्योरी देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी वेरी मच।